एटम के बारे में ये हम देख चुके हैं कि एटम के पास पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है जिसका नाम हमने रखा है न्यूक्लियस, हिंदी में उसको नाभिक कहते हैं हम। और एटम के पास नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नाभिक एटम के सेंटर पर होता है, जितना भी उसका पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस पे रहेगा और वो एटम के सेंटर पर रहेगा और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। ये हमने एटम के बारे में अभी तक पढ़ा। अब एटम के बारे में जो ये न्यूक्लियस मुझे मिला तो हम ये सोचते हैं कि न्यूक्लियस जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्या ये वाकई में एक सिंगल पार्टिकल है या इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसके अंदर भी कुछ और दूसरे पार्टिकल्स मिलेंगे। मुझे हम ये देखना चाहते हैं स्पेशली कि न्यूक्लियस के क्या कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्या नाभिक भी और कणों से मिलकर बना हुआ है। तो अब हमारी जो स्टडी होगी वो एटम को छोड़ करके नाभिक पे आ जाएंगे हम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। एटम कंप्लीट कर लिया है हमने, न्यूक्लियस मीन्स नाभिक। अब नाभिक में देखें, ये एक छोटा सा फिगर मैंने बनाया है जो कि लास्ट क्लास में जो चीज़ें सीखी है उनको एक झलक आपको दिखा सकता है। ये एक स्फेरिकल शेप मैंने बनाई है जिसमें ये बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, हमने पढ़ा हुआ है। एटम का साइज किसको कहते हैं? एटम का साइज, एटम का साइज बीच में न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। तो जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, लास्ट ऑर्बिट वाला, यहां न्यूक्लियस है, ये लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो ये जो साइज उसका होगा, ये पूरा साइज हम बोलेंगे कि ये किसका साइज है? एटम का साइज है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, लास्ट कक्षा वाला, लास्ट ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे यहां चक्कर लगा रहा है। तो ये जो साइज होगा ये हम एटम का साइज मानेंगे। आपने ये भी देखा कि नाभिक की तुलना में परमाणु का जो साइज होता है वो 10⁴ गुना लगभग बड़ा रहता है। इसका मतलब है नाभिक के बाद जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा, चक्कर लगाएगा, यहां से वहां तक लगभग 10,000 गुना जगह कैसी है? खाली पड़ी हुई है, पूरा का पूरा स्पेस एम्प्टी स्पेस है वो, ठीक है। और ये कितनी जगह खाली पड़ी है? लगभग 10⁴ टाइम्स। आप ऐसा समझ लीजिए कि इतने बड़े रूम में यहां बीच में हम जाकर के सुई की एक नोक रख दें, बस सुई की एक नोक, उतनी सी जगह न्यूक्लियस लेता है और बाकी ये पूरा साइज किसका है? ये पूरा साइज एटम का है। तो ये बाकी जगह सब पूरी वहां पर कैसी है? खाली। तो ये 10,000 गुना जगह खाली है। अगर उसको वॉल्यूम में आप कन्वर्ट करेंगे तो वो लगभग 10⁻12 के आसपास वॉल्यूम, क्योंकि ये गोला है, स्फेरिकल है और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, रेडियस का क्यूब होता है। तो यहाँ के बाद अगर 10⁴ टाइम्स जगह खाली है और उसका क्यूब करिएगा देन इट विल बिकम 10⁻12। इट मीन्स न्यूक्लियस के बाद एटम में 10⁻12 क्यूबिक के बराबर, क्यूबिक यूनिट के बराबर जगह खाली रहती है। मैंने बोला ना, एक सिंपल सा आइडिया अगर आप लेना चाहते हैं तो इस तरीके से कि जैसे ये रूम बना हुआ है पूरा और उसके बीचों बीच हमने एक सुई की नोक रख दी है, केवल ये न्यूक्लियस है और ये सब पूरा जो रूम है आपका, ये एटम। तो आप समझ सकते हैं कि सुई की नोक बीच में रखी है, बाकी कमरे में कुछ भी नहीं है, बाकी सब जगह खाली है। ऐसा एटम का जो होता है वो कंस्ट्रक्शन हमने देखा लास्ट क्लास में। अब क्योंकि एटम, ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस को हमने अभी तक जो सोचा है वो एक पॉजिटिव पार्टिकल के रूप में लिया है कि ये एक धनावेशित कण है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। अगर ये एक धनावेशित कण है तो पार्टिकल में दो प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए पार्टिकल में कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज होती है? मटेरियल पार्टिकल्स में हमने पढ़ा है दैट पार्टिकल हैज 2 प्रॉपर्टीज। द वेरी फर्स्ट वन इज मास, जिसको आप द्रव्यमान कहते हैं, और दूसरा पार्टिकल का एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम चार्ज बोलते हैं, क्योंकि चार्ज और मास ये दोनों के दोनों पार्टिकल पर ही हो सकते हैं। इसलिए न्यूक्लियस, क्योंकि अभी तक हम अभी नहीं जानते हैं ज़्यादा कुछ उसके बारे में, हम तो बस इतना जानते हैं कि नाभिक एक धनावेशित कण है और अगर ये एक धनावेशित कण है तो इसका द्रव्यमान और इसका आवेश होना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि ये कण की प्रॉपर्टीज हैं। हम यही नापना चाहते हैं कि कितना द्रव्यमान है इसका और कितना आवेश होगा इसके पास।
सबसे पहले द्रव्यमान मेजर करना चाहते हैं, तो द्रव्यमान के लिए हमने देखा कि नाभिक वगैरह का जो द्रव्यमान होता है वो इतना कम है कि द्रव्यमान नापने के लिए जो हमने अपना एसआई यूनिट बनाया हुआ है किलोग्राम, वो यूनिट बहुत बड़ा पड़ता है इसके लिए। इस यूनिट में द्रव्यमान नाभिक का नापना ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने द्रव्यमान का यूनिट किलोग्राम बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप सोना लेने जाते हैं, इस टाइप का कोई मेटल लेने जाते हैं, तो वहाँ तो आप नहीं बताते ना कि हमको द्रव्यमान चाहिए, कितना सोना चाहिए, तो आप बोलते हो हमको सोना चाहिए 5 × 10⁻³ किलोग्राम। ऐसा तो आप नहीं बोलने जाते हैं ना, क्योंकि ऐसा आप बोलोगे तो वो समझ भी नहीं पाएगा आपकी बात को। तो हमने क्या किया, क्योंकि सोना तौलना है, कोई भी मेटल इस तरीके की जो कॉस्टली है उसको अगर हमें मेज़र करना है, उसको अगर हमें तौलना है, तो हमारे लिए किलोग्राम हमने द्रव्यमान का ऐसा यूनिट बनाया हुआ है, बट किलोग्राम यूनिट उसके लिए बहुत बड़ा पड़ता है। ऐसी सिचुएशन पर जब हम उसको बताते हैं तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि मुझे इस तरीके के नंबर में बताना पड़ता है 9 × 10⁻³ किलोग्राम हमको सोना चाहिए। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। मैंने उसके लिए ना यूनिट ही बदल दिया और उसके लिए हम दूसरी यूनिट बना लिए, मिलीग्राम बना लिया हमने, ग्राम बना लिया। तो इस तरीके से अब हम सोना तौलते समय या इस तरीके की कोई भी मेटल अगर हम मेज़र करते हैं तो उसके लिए हमने जो यूनिट बना लिए हैं वो मिलीग्राम और किलोग्राम ग्राम्स में बना लिया है। ऐसा ही आप देखते हैं एसआई यूनिट द्रव्यमान का किलोग्राम है, लेकिन अगर हम ट्रक में सामान लदवाएंगे, ट्रेन में आप कोयला लदता है, ट्रक में सामान लगता है, तो उसके लिए हम फिर किलोग्राम में नहीं बताते, उसके लिए हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर हमको बताना पड़ता है इस ट्रक में कितना सामान है, तो बोले इस ट्रक में सामान है 12 × 10⁵ किलोग्राम। इससे चीज़ें हमको समझ में कम आने लगती हैं, तो हमने सीधे सीधे बोलना शुरू कर दिया। उसके लिए मैंने एक अलग यूनिट कर दिया, टन बना दिया। अब हम बोलने लगते हैं इस ट्रक में कितना सामान है, बोले 12 टन, बस हो गया। तो इस तरह से ट्रेन में कितना है, 40 टन कोयला लदा हुआ है, तो हम टन में बात करने लगते हैं। तो यही मैंने बोला ना कि द्रव्यमान जो यूनिट है वो हर जगह बिल्कुल फिट बैठेगा मेजरमेंट के लिए। इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज द मास ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लेस एंड किलोग्राम विच इज द SI यूनिट ऑफ मास is not suitable for the measurement of nucleus. Therefore we have made the new unit for this. और इसके लिए जो हमने नया यूनिट बना लिया, उस यूनिट का नाम हमने रखा, द्रव्यमान का नया मात्रक एक बनाया गया, और द्रव्यमान का वो नया मात्रक हमने बनाया एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इसको अंग्रेजी में कहा जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु के लिए एटॉमिक, द्रव्यमान के लिए मास, मात्रक के लिए यूनिट। तो ये हमने एक नया मात्रक बनाया किलोग्राम से हट के, एटॉमिक मास यूनिट। और ये मास हम कितना लेंगे, तो जब भी कोई यूनिट बनता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा यूनिट में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। मात्रक जब हम बनाते हैं तो एक तो हम वो छोटे से छोटा सुटेबल मात्रक बनाते हैं जिससे हम बाकी चीज़ों को कंपेयर करके तौल सकें, उसको नाप सकें। एक तो ये चाहिए मुझे। तो यहाँ पर इसको नापने के लिए, क्योंकि नाभिक वगैरह के द्रव्यमान बहुत छोटे होते हैं, और यहाँ जो हमने सबसे छोटा द्रव्यमान लिया था वो हमने हाइड्रोजन का द्रव्यमान लिया था। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से छोटे द्रव्यमान का एलिमेंट हमको नहीं मिला। हमारे इस वर्ड में हाइड्रोजन से छोटा द्रव्यमान किसी का हो ऐसा कोई भी हमें एलिमेंट नहीं मिला था, इसलिए हमने सबसे छोटा द्रव्यमान लिया, और वो द्रव्यमान किसका था, हाइड्रोजन का। तो हमने बोला कि हाइड्रोजन का जितना भी द्रव्यमान है, जितना भी हाइड्रोजन का द्रव्यमान है, इसको ले लो और इसका जितना भी मास है उसको हम बोलेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्टकट में इसको AMU भी कहा जाता है, AMU। तो हमने हाइड्रोजन का द्रव्यमान ही, क्यों? क्योंकि यह द्रव्यमान सबसे छोटा द्रव्यमान है, इसी द्रव्यमान को हमने ये बना लिया कि यही हम न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन का मास होगा, इन सब को मेजर करने के लिए हम ये वाला यूनिट आज से इस्तेमाल करेंगे, किलोग्राम का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, बनाया गया हाइड्रोजन का मास। लेकिन हाइड्रोजन के साथ एक प्रॉब्लम ये था कि हाइड्रोजन के मास को तो हमने स्टैंडर्ड बना लिया कि इसकी मदद से इससे कंपेयर कर करके हम नाइट्रोजन का भी मास नाप लेंगे, ऑक्सीजन का भी नाप लेंगे, हम कार्बन का नाप लेंगे, सबके मेजर कर लेंगे हम मास। इसे से तुलना करना पड़ेगा बस। जैसे आपका 1 किलो का एक बनता है यूनिट, 1 किलो कुछ वजन रखता है अपना।
अब अगर हमको ये तौलना है कि ये कितने किलो है, तो हम उसी 1 किलो से कंपेयर कर देते हैं। एक तरफ इसको रखते हैं और एक तरफ किलो के बांट रखते हैं, 1 2 3। हमने देखा 3 रखने से बराबर आ गया, हमने बोल दिया कि इसका वजन कितना है, 3 किलो। तो ऐसे ही हम कंपेयर कर करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स से थे उनके सबके द्रव्यमान हम तौलना चाहते थे, सबके द्रव्यमान नापना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो हमने हाइड्रोजन, अब देखो स्टैंडर्ड किसको माना गया, स्टैंडर्ड माना गया हाइड्रोजन के द्रव्यमान को। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान सबसे कम था, तो इससे हमें नापने में आसानी होगी। अब आप सोचिए अगर 5 किलो को आप स्टैंडर्ड मान लेंगे तो 1 किलो सब्जी कैसे तौलेंगे आप, प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमने 1 किलो का स्टैंडर्ड माना ताकि हम 5 किलो तौल सकें। तो हमने सबसे छोटा द्रव्यमान हाइड्रोजन का द्रव्यमान लिया, उसको स्टैंडर्ड माना। लेकिन हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जो दो दूसरे एलिमेंट होते थे ना, उनके साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता था, उनके साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता था। तो मुझे कंपेयर करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि हाइड्रोजन का जो भी एलिमेंट है ये बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन नहीं करता, सबके साथ रिएक्शन करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर ये जिनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा उनसे उनके मास को इससे कंपेयर करने में हमें बड़ी प्रॉब्लम होगी फिर। तो हमने बोला कि हाइड्रोजन तो फिट नहीं बैठ रहा है, सुटेबल नहीं हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन का मास, उसका द्रव्यमान इतना कम था कि द्रव्यमान हम उसी का लेना चाहते थे। अब देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। हाइड्रोजन का द्रव्यमान सुटेबल मास था, तौलना हमें उससे ज़्यादा इजी लगता था, तौलना हमें उससे ज़्यादा आसान होता था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हम दूसरे एलिमेंट्स को उससे कंपेयर नहीं कर पाते थे क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता था सबसे। तो हमने बोला तो फिर हाइड्रोजन को छोड़ दो और एक ऐसा एलिमेंट पकड़ो जो सबसे रिएक्ट तो कर सके ताकि कंपेयर करने में हमें ईजी रहे। तो हमने एक दूसरा एलिमेंट लिया जिसका नाम था कार्बन, क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो करीब करीब सारे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब के साथ रिएक्ट कर ही लेता है। अब हमारे सामने जो प्रॉब्लम आई वो ये थी कि द्रव्यमान तो हम हाइड्रोजन का ही रखना चाहते थे, पर एलिमेंट हम यूज कौन सा करना चाहते थे, कार्बन। अब ये बड़ी प्रॉब्लम थी, समझ रहे हैं। हम द्रव्यमान के लिए हाइड्रोजन का ही इस्तेमाल करना चाहते थे क्योंकि उसका जितना द्रव्यमान होता है वो इन सब के मेजरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा उचित था, बहुत ज़्यादा सुटेबल उसका मास था। पर एलिमेंट हम हाइड्रोजन यूज नहीं करना चाहते थे, हम कार्बन को लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि कार्बन सबके साथ रिएक्ट कर लेता है बड़ी आसानी से, तो हमें कंपेयर करने में आसानी होगी उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन की तुलना में। तो हम हाइड्रोजन को छोड़कर कार्बन को लेना चाहते थे, पर द्रव्यमान हाइड्रोजन वाला ही चाहते थे। अब इसको हमने कैसे सॉल्व किया, बड़ा आसान था। हमने देखा कि जो कार्बन का मास होता है वो हाइड्रोजन के मास का 12 गुना ज़्यादा होता है। कार्बन का मास, कार्बन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान से 12 टाइम्स ज़्यादा है। तो हमने बोल दिया ठीक है, द्रव्यमान हम हाइड्रोजन वाला ही यूज करेंगे, पर एलिमेंट कौन सा यूज करेंगे, कार्बन। और कार्बन का द्रव्यमान हाइड्रोजन की तुलना में कितना गुना ज्यादा है, 12 गुना। तो हमने बोला ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान है। आप कार्बन के एक परमाणु को लीजिए और उसमें 12 से डिवाइड कर दीजिए। कार्बन का एक परमाणु लीजिए तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से 12 गुना ज्यादा, और उसमें 12 का भाग दे दीजिए तो द्रव्यमान कितना बन जाएगा, हाइड्रोजन के बराबर आ जाएगा। तो एलिमेंट कौन सा लिया, कार्बन, लेकिन द्रव्यमान अभी भी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, जो हाइड्रोजन के बराबर वाला था। इसलिए 1 एटॉमिक मास यूनिट जो बनाया गया उसमें ये कॉन्सेप्ट लिया गया कि कार्बन 12 का एक परमाणु का द्रव्यमान आप लीजिए। कार्बन में भी आइसोटोप्स होते हैं, तो उसमें से कार्बन 12 का एक एटम का मास लीजिए, एक परमाणु का द्रव्यमान लीजिए, और जितना उसके एक परमाणु का द्रव्यमान है उसमें 12 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये मास करीब करीब किसके बराबर बन जाएगा, हाइड्रोजन के बराबर बन जाएगा। तो एलिमेंट कार्बन हो गया और मास करीब करीब किसका हो गया, हाइड्रोजन का। हमारी सारी समस्याएं खत्म हो गई। अब कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान हमने पाया कि इतने किलोग्राम होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। ये कार्बन 12 के एक एटम का मास होता है। अब इसमें हमको 12 से डिवाइड भी करना था, तो जब हमने 12 से डिवाइड किया, सॉल्यूशन किया,
मुझे मिला 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और यही बन गया 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो एक परमाणु द्रव्यमान मात्रा किसके बराबर होता है? आंसर है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बहुत छोटा यूनिट है। दूसरी चीज, ये जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है ना, शॉर्टकट में इसको मुझे बार बार AMU बोलना पड़ता था। तो और क्योंकि उसके बाद जब हम एटम पढ़ते हैं, न्यूक्लियस स्टडी करते हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है, हम सब के द्रव्यमान काहे में मेजर करते रहते हैं? AMU में ही मेजर करते रहते हैं। तो हमें ये यूनिट बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है, और इतना ज्यादा हमको ये यूनिट यूज करना पड़ता है कि बार बार AMU 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 बोलना हमें डिफिकल्ट लगने लगा। तो हमने इसका AM भी हटा दिया। हमने बोला ये AM हटा दो और इसको सिर्फ क्या बोलेंगे आज से आप? यूनिट। छोड़ दिया उसको हमने, इसलिए उसको हम 1 यूनिट भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? एटम की स्टडी में, न्यूक्लियस की स्टडी में हमको ये वाला यूनिट मास को मेजर करने के लिए इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ता है कि बार बार AMU 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 बोलना हमें अनकंफर्टेबल लगता है। इसलिए हमने उसका AM भी उसको AM को भी ना रिमूव कर दिया वहां से, और बोला कि इसको सिर्फ आप यूनिट ही बोलने लगिए। तो इसके बाद से हम उसको यूनिट बोलेंगे। अब हम बोलेंगे इसका मास है 2 यूनिट। अब आप समझ गए, 2 यूनिट मीन्स 2 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना? तो वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने ले लिया that 1 unit is equal to 1.660539 multiplied by 10⁻⁻27 kg. This is a very low mass 1 unit. ठीक है? तो आगे से एटम में, न्यूक्लियस में हम जितनी भी स्टडी करेंगे और हमें मास को मेजर करने की जरूरत पड़ेगी, वी यूज यूनिट। हम इस यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? यूनिट बना लिया और मेजर करना शुरू कर दिया हमने। किसके लिए बनाया था? न्यूक्लियस वगैरह के मास मेजर करने के लिए। तो हमने मेजर करने स्टार्ट किए। मासेस जब मेजर करने स्टार्ट किए तो हमने एक चीज देखा कि जो हमने ये यूनिट बनाया है, जैसे हम किलोग्राम बनाते हैं, तो किलोग्राम यूनिट अब हमने बनाया तो हमें सबसे आसानी होती है उसको समझने में। अगर कोई चीज 2 किलो है, 3 किलो है, 4 किलो है, 5 किलो है, 50 किलो है, तो हमें समझने में आसानी होती है। लेकिन उसमें आ जाता है 4.325 किलोग्राम, तो हमको प्रॉब्लम होता है। तो हम ये सोचते हैं कि हमने जब इतना छोटा यूनिट बनाया है, तो अब जो न्यूक्लियस के मास नापेंगे, हम जिसके भी द्रव्यमान नापेंगे, वो यूनिट में ही आने चाहिए। कैसे? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो हम तो ये एक्सपेक्ट करते थे ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतना छोटा यूनिट बनाया था। यही रीजन था कि हमने इतना छोटा यूनिट बनाया था कि हम सोचते थे कि हम किसी का भी द्रव्यमान नापने जाएंगे तो हम इसका द्रव्यमान नापेंगे, इस एटम का, मुझे मिलेगा 10 यूनिट। इस एटम का द्रव्यमान नापेंगे 12 यूनिट, ऐसा मिला करेगा मुझे। लेकिन हमने देखा कि जब हम मास नापने गए एटम्स के, तो हमने क्या पाया कि उनके द्रव्यमान यूनिट में इस तरीके से नहीं मिले कि 2 यूनिट, 5 यूनिट, 7 यूनिट, 12 यूनिट ऐसे मिल जाए। उसमें भी मुझे दशमलव मिलने लगा, उसमें भी मुझे डेसिमल मिला। तो अब ये देख करके ऑलरेडी हमने इतना छोटा यूनिट बनाया पहले से, और छोटे यूनिट बनाने के बाद भी जब हम एटम्स के मासेस नापने जाते हैं तो उसमें भी यूनिट के साथ डेसिमल लग के आता है। कुछ बात हमारी समझ आ रही है ना? जैसे हम यूनिट का द्रव्यमान का मास हमने किलोग्राम बनाया, किलोग्राम, तो हम क्या सोचते हैं सबसे आसानी हमें कब रहेगी? जब हम आपका द्रव्यमान तौलें और वो द्रव्यमान मिल जाए 45 किलो, किसी का मास तौला 10 किलो, ऐसा मिले तो ज्यादा आसान रहेगा। अब किसी का मास मिल रहा है 45.324 किलोग्राम, तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना सोचने में। इसलिए हमने ऑलरेडी यूनिट बहुत छोटा बनाया था, उसके बाद भी जब हम परमाणु का द्रव्यमान नापने पहुंचे तो भी दशमलव लगने लगा उस पर। अब हम ये सोचने लगे कि दशमलव लग ही क्यों रहा है आखिरकार। इतना छोटा यूनिट बनाने के बाद उम्मीद हमने ये रखी थी कि दशमलव नहीं लगेगा, यूनिट में ही आएगा, पर इसके बावजूद भी दशमलव लग रहा था, उसमें डेसिमल यूज हो रहा था। उसके पीछे सीक्रेट क्या था? किसी तत्व में उसके जो समस्थानिक उसमें रहते हैं, आइसोटोप्स रहते हैं, की उपस्थिति के कारण उसके परमाणु का द्रव्यमान U का पूर्ण गुणज नहीं होता।
बल्कि यू में भी क्या लगना शुरू हो जाता है, दशमलव लग के आना शुरू हो जाता है। इसीलिए किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान के लिए हम उसका भारित माध्य लेते हैं। फिर अब देखिए होता क्या है कि दशमलव क्यों लग रहा था, हम ये सोचने लगे यूनिट में, तो उसमें हमने एक चीज देखी कि किसी तत्व के जो समस्थानिक होते हैं ना, ये इनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप्स। आइसो मतलब एक जैसे, आइसो का मीनिंग क्या होता है, एक जैसे। जैसे हाइड्रोजन में ही आप देखने जाओ, हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आपको मिलते हैं। हाइड्रोजन में 3 तरीके के एटम्स आपको मिलेंगे, इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा। अब सोचिए एक बर्तन में हमने हाइड्रोजन भरी है और उसमें 3 तरह के एटम हैं, 3 तरह के। जैसे क्लास में ही आप देख लो, अगर क्लास में एक बच्चा होगा, अगर पूरी क्लास में एक बच्चा होगा तो हम बता सकते हैं कि क्लास में उपस्थित बच्चे का द्रव्यमान है 40 kg, उस एक बच्चे का द्रव्यमान नाप लेंगे। लेकिन अब क्लास में अगर 50 बच्चे बैठे हुए हैं, 50 बच्चे, और सबके मास अलग है, किसी का 40 किलो, किसी का 45 किलो, किसी का 50 किलो, किसी का 37 किलो, अब सबके अलग अलग हो गए। अब बताइए क्लास के बच्चे का मास कितना, तो हम बोलेंगे ऐसे नहीं बता सकते। ऐसी सिचुएशन पे हम क्या करते हैं, क्लास के बच्चों का औसत मास फिर बताते हैं, एवरेज मास उनका लेते हैं, औसत द्रव्यमान हम यूज करने लगते हैं फिर उसका। इसीलिए हमें तत्वों में भी ऐसा मिला, एलिमेंट्स में भी मुझे मिला, एटम्स के साथ भी यही चीज हो रही थी कि हाइड्रोजन का एलिमेंट जब हमने लिया, एक बर्तन में हाइड्रोजन भरा और हमने हर एटम से मुखातिब होना चाहा, तो हमने पाया कि इसमें कुछ एटम है जिनका मास 1 है, कुछ एटम है जिनका मास 2 है, कुछ एटम्स है जिनका मास 3 है। तो अब हाइड्रोजन का मास कितना है एटम का, 1 है, 2 है कि 3 है, हम नहीं कह सकते। तो हमने बोला कि हम ऐसे नहीं बता सकते, हम इनका क्या ले लेंगे, एवरेज फिर बताएंगे आपको। और उसके लिए हमने उनका वेटेड एवरेज यूज किया, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारित माध्य। एंड आई थिंक कि हाई स्कूल में शायद आप ये वेटेड एवरेज पढ़ते भी हैं, मुझे ज़्यादा वहाँ का पता नहीं है क्योंकि हाई स्कूल मैंने देखा नहीं बहुत दिनों से। ऐसे ही क्लोरीन में जैसे आप देखेंगे, क्लोरीन का एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किसी भी एटम का द्रव्यमान जब हम तौलने जाते हैं तो इतना छोटा यूनिट बनने के बाद भी दशमलव क्यों लगता है इस पे, इसके बारे में सुनिए। एक एग्जाम्पल मैंने लिया क्लोरीन का। अब देखो क्लोरीन में हमने पाया कि जब क्लोरीन गैस हमने एक बर्तन में भरी और उसके हर एटम को, एक एक एटम को हमने चेक किया, सारे एटम्स को जब हमने चेक कर लिया तो हमने पाया कि उस पूरे बर्तन में हमें क्लोरीन के 2 तरीके के एटम्स मिलते थे। एक प्रकार के एटम वो थे जिनका द्रव्यमान था 34.98 यूनिट, एक प्रकार के ये वाले एटम्स थे, और दूसरे प्रकार के एटम्स थे जिनका मास था 36.98 यूनिट। इसका मतलब है क्लोरीन की उस क्लास में कितने द्रव्यमान के बच्चे हैं, 2 टाइप के द्रव्यमान वाले बच्चे हैं। कुछ बच्चों का मास या कुछ एटम्स का द्रव्यमान कितना है, 34.98 यूनिट, और वहीं पर मौजूद है बीच बीच में कुछ ऐसे एटम जिनका मास है 36.9 यूनिट। हमने देखा कि कितने ऐसे एटम हैं जिनका मास वो वाला है और कितने ऐसे एटम हैं जिनका मास ये वाला है। तो हमने पाया कि करीब 75% से ऊपर, लगभग 75.4% के आसपास क्लोरीन के एटम ऐसे हैं, जितनी गैस हमने भरी उसमें 75% से ऊपर एटम ऐसे मिले जिनका मास इतने यूनिट था, और लगभग 25% के आसपास हमको ये मिले जिनका मास इतना था। तो हालांकि ज्यादा मास वाले एटम कम मिले, पर मिले हमको। कुछ बात समझ आ रही मेरी आपको? लेकिन ये प्रॉब्लम तो आई ना। अब आप सोचिए जरा सा, अगर हमको ये वाले नहीं मिलते और केवल ये वाले हमको मिलते और कोई हमसे पूछता कि क्लोरीन के एटम का द्रव्यमान कितना, तो हम सीधे सीधे वो बता देते ना, 34.98 यूनिट, कोई प्रॉब्लम नहीं था। या तो ऊपर वाले नहीं मिलते, पूरे 100% हमको ये वाले मास वाले मिल जाते, या तो 100% ये मास वाले मिलते, या तो 100% ये मास वाले मिल जाते। तो जितने 100% मिल जाते हम बता देते। जैसे क्लास में बैठे सारे बच्चों का वजन, सबका वजन 40 किलो 40 किलो 40 किलो 40 किलो सबका, और कोई हमसे पूछेगा कि आपकी क्लास में बैठे बच्चों का वजन क्या है, तो मैं बोलूंगा 40 kg। लेकिन अब सबका अलग अलग है तो 40 नहीं बोल सकते फिर।
तो हमने उसके लिए क्या किया, इतने परसेंट ये द्रव्यमान वाले एटम्स मिले, 24.6% एटम्स का मास इतना था। तो हमने बोला कि ऐसे काम नहीं बनेगा, इसका फिर आप करो वेटेड एवरेज निकालो। क्या करिए, ये जितना परसेंटेज है और इनका मास इतना है, तो इस मास को ये वाला वेटेज दे दो और इसको ये वाला वेटेज दे दो, और औसत परमाणु द्रव्यमान हमने निकाला फिर उसका। ये हमारे पास प्रॉब्लम थी और यही रीजन था कि परमाणु का द्रव्यमान जो था वो यूनिट में भी नापने में कैसा आता था, दशमलव में आया करता था। क्योंकि ऐसे जैसे आप गोल्ड का नापने जाओगे 3 तरह के आइटम उसके अंदर मिलेंगे आपको। कार्बन का नापने जाओ, कार्बन 12 भी मिलेगा, कार्बन 13 भी मिलेगा, कार्बन 14 भी मिलेगा आपको। ऐसे 3 तरह के 3 टाइप के आइटम मिलते हैं और इसकी वजह से उनका जब द्रव्यमान हम निकालते हैं तो फिर किसी एक का हम नहीं बताते, फिर एवरेज हम उसका बताया करते हैं। तो औसत परमाणु द्रव्यमान नापा कैसे, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया हमने, तो हमको वेटेड मीन मिल गया उसका। और इस तरीके से सॉल्यूशन के बाद जो आंसर मिला दैट इज 35.97 यूनिट। तो अब हम क्लोरीन का मास कितना बताते हैं। क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान पूछे जाने पर ना तो हम 34.98 यूनिट बताते हैं, ना तो हम 36.98 यूनिट बताते हैं, बल्कि हम बताते हैं 35.97 यूनिट। तो अब आपको समझ में आया कि किसी भी परमाणु का मास मेजर करने जाओ तो यूनिट का कंप्लीट मल्टीपल नहीं मिलता, बल्कि उसके साथ भी फ्रैक्शन मिलती है मुझको। और उसके पीछे क्या सीक्रेट है, एक ही तत्व के अलग अलग समस्थानिकों का होना, समस्थानिकों का होना, ये एक हमको इसकी वजह से ऐसा था। ऐसे एक एग्जांपल हाइड्रोजन का भी ले सकते हैं। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक जो आइसोटोप्स होता है, एक जो आइसोटोप होता है उसका द्रव्यमान होता है 1.0078 यूनिट, इसका नाम हमने प्रोट्रियम रखा हुआ है। हाइड्रोजन का एक दूसरा आइसोटोप भी हमको मिलता है। हाइड्रोजन अगर गैस भरोगे किसी बर्तन में तो उसमें कुछ एटम आपको मिलेंगे जिनका मास 2 भी है, 2.014 यूनिट है, तो 2141 यूनिट है, इसका नाम ड्यूटेरियम हमने रखा हुआ है। हाइड्रोजन का एक तीसरा आइसोटोप भी हमको मिलता है, हम अपना किसी दूसरे मेथड से उसको बनाते हैं, वो स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल है। जैसे हम बनाते हैं तो आर्टिफिशियल है, एटमॉस्फेयर में स्टेबल नहीं है, हमको उसको बनाना पड़ता है, और हम जैसे ही बनाते हैं बस कुछ ही पलों में वो फिर बिगड़ के खत्म हो जाती है, लेकिन बन तो सकती है ना। तो हाइड्रोजन का एक तीसरे प्रकार का एटम भी बनता है और उसका मास कितना होता है 3। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हो गए, 3 समस्थानिक। ये वाला जो आइसोटोप है ये अनस्टेबल है, स्थिर नहीं होता, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, आर्टिफिशियल है, इसे आप बना सकते हो। लेकिन इस दुनिया में इस टाइप का भी तो कोई हाइड्रोजन का एटम है, हम नकार तो नहीं सकते ना उसको। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक हैं। यही रीजन है कि हम इसका भी कोई एक नहीं बता सकते कि हाइड्रोजन का मास ये है कि ये है कि ये है। हाइड्रोजन एटम का मास आप हमसे पूछेंगे तो उसके लिए भी हम वेटेड एवरेज निकाल के ही आपको बताएंगे, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन में जो सबसे छोटे मास वाला पार्टिकल है, सबसे छोटे मास वाला एटम है परमाणु, उसका मास कितना है 1 यूनिट। 1 यूनिट लगभग 1.0078 यूनिट है, तो करीब करीब उसका मास कितना है 1 यूनिट। अब हमने क्या किया, इसको लिया, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां पर बड़ी अच्छी चीज मैं बताने जा रहा हूं, आप गौर कीजिए इसको। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं 3, उनमें से एक का मास 1, एक का 2, एक का 3। हमने इन तीनों में से ना 2 वाले को लिया ना 3 वाले को, सबसे छोटे मास वाले हाइड्रोजन को हमने लिया। हाइड्रोजन को जब सबसे छोटे मास वाले हाइड्रोजन को लिया तो हमने देखा कि इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, आंसर 1 इलेक्ट्रॉन इस पे चक्कर लगा रहा है केवल। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इस एटम के पास, इस हाइड्रोजन एटम के पास कितना ऋण आवेश है, आंसर है -e के बराबर ऋण आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन तो है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण आवेश है तो इसका जो नाभिक होगा उसमें कितना आवेश होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होगा, सिंपल सी चीज है। तभी तो हाइड्रोजन का पूरा एटम, हाइड्रोजन का पूरा परमाणु कैसा रह पाएगा,
न्यूट्रल रह पाएगा, उदासीन रह पाएगा। भाई परमाणु कैसा होता है? उदासीन। तो हाइड्रोजन एटम भी कैसा है? उदासीन, न्यूट्रल एटम है। अब सबसे छोटे मास वाला हाइड्रोजन लिया, जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, और बीच में कौन है? न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। तो हम क्या सोच रहे हैं कि ये हाइड्रोजन का एटम है पूरा कैसा? उदासीन, न्यूट्रल है। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है। तो अगर अब मैं आपसे पूछूंगा कि हाइड्रोजन के इस एटम के पास टोटल निगेटिव चार्ज कितना है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? टोटल निगेटिव चार्ज कितना है? आंसर है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 1 ही इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसके पास नेगेटिव चार्ज है, -e इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? आंसर है +e के बराबर ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। और वो चार्ज कहां पर होगा? आंसर है न्यूक्लियस में होगा। समझ में आ रहा है अब आपको? तो हम क्या सोचने लगे, 1 इलेक्ट्रॉन है इस पे और एक ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो एक ही चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। तभी ये दोनों मिलके कैसे बना रहे हैं एटम को? न्यूट्रल। तो हमने बोला कि इसका मतलब एटम के भीतर कितने पार्टिकल हो गए? 2। एक नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल प्रोटॉन। नहीं भी है तो भी हमने उसको सोच लिया, मान लिया कि अगर एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो जरूर नाभिक के भीतर एक सिंगल पार्टिकल ही होगा जिसके पास कितना चार्ज है? +e। तो हमने बोला इस इलेक्ट्रॉन को भी यहां से हटा दो बाहर। अब इलेक्ट्रॉन को भी अगर निकाल के आप बाहर कर दोगे तो अब इसमें बचा का फिर? इसमें बचा हाइड्रोजन का नाभिक। हाइड्रोजन के नाभिक के पास कितना चार्ज है? +e के बराबर। हमने इसका एक नाम रख दिया क्योंकि हम क्या सोचते थे कि ये एक सिंगल पार्टिकल है। सॉरी, हम क्या सोचते थे कि ये एक धन आवेश रखने वाला एक सिंगल पार्टिकल है। तो अगर ये धन आवेश रखने वाला सिंगल पार्टिकल है तो हमने इसका नाम रख दिया और वो नाम रखा गया प्रोटॉन। धन आवेश का नाम क्या रखा गया? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन एक्चुअली क्या होता है? आंसर है हाइड्रोजन का नाभिक ही प्रोटॉन होता है। सबसे कम मास वाला हाइड्रोजन लीजिए, उसमें एक नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल है, एक पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है। उसका इलेक्ट्रॉन वाला पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल फेंक दीजिए निकाल के। अब नाभिक बचा उसके पास, पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल, इसी का नाम हमने रख दिया कि ये क्या है? प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली व्हाट इज प्रोटॉन? सो प्रोटॉन इज एक्चुअली द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ आ रहा है आपको? तो उसका चार्ज कितना बनाया? +e। तो ये चीज, प्रोटियम का नाभिक ही प्रोटॉन कहलाता है। देखिए ये चीज आ गया। कुछ बात समझ में हमारी आई किस तरीके से उसको सोचा गया? फिर से मैं एक जल्दी से बता देता हूं। सबसे कम मास वाला हमने क्या लिया? हाइड्रोजन। क्या सोचते हैं कि उसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो जरूर उसके नाभिक के भीतर कितना आवेश होगा? 1 पार्टिकल के बराबर उसमें धनावेश होगा। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो एक सिंगल पार्टिकल का धनावेश बचेगा कि नहीं बचेगा? उसका नाम हमने प्रोटॉन रख दिया। तो प्रोटियम का जो नाभिक होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन कह दिया करते हैं। और हमने उनके द्रव्यमान तोले कि इस प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होना चाहिए। तो हमने हाइड्रोजन का मास नापा 1.00783 यूनिट, 3 नहीं लिखा इस पे। इतना द्रव्यमान हमको किसका मिला? हाइड्रोजन का, प्रोटियम वाली हाइड्रोजन का पूरे का इतना हमको द्रव्यमान मिला। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी नापा गया। बड़ी मेहनत करके इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नापने के पीछे बहुत बड़ी मिस्ट्री है अपना, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान डायरेक्ट हम नहीं नाप पाए थे। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नापने के लिए पहले हमने उसका विशिष्ट आवेश मेजर किया था। मास अपॉन चार्ज अपॉन मास को उसके नापा था हमने सबसे पहले। उसका विशिष्ट आवेश नापा गया था। विशिष्ट आवेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे उसका द्रव्यमान। विशिष्ट आवेश नापा गया, फिर इलेक्ट्रॉन का आवेश नापा गया, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन के आवेश में या विशिष्ट आवेश में विशिष्ट आवेश का भाग दिया गया
तब कहीं जाके इलेक्ट्रॉन का मास हमको मिला। तो हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान डायरेक्ट नहीं नाप पाए, तो इलेक्ट्रॉन का मास मेजर करके लाए 0.0055 यूनिट के बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको मिला। अब हम तो प्रोटॉन का द्रव्यमान नापना चाहते हैं, प्रोटॉन का, तो क्या करना चाहिए? बड़ा सिंपल है, आपके पास हाइड्रोजन आइटम का पूरा द्रव्यमान है, आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मालूम है। हाइड्रोजन का परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। तो हाइड्रोजन परमाणु का जितना टोटल मास है उसमें इस एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान माइनस कर दो, क्या बचेगा? हाइड्रोजन का नाभिक, और हाइड्रोजन का नाभिक ही तो क्या है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास नहीं आ जाएगा। बात नहीं समझ में आई? अरे फिर से सुनिए अच्छा मेरी बात। क्या चीज मेजर कर लो आप हाइड्रोजन एटम का मास मेजर कर लो। हाइड्रोजन एटम में क्या क्या चीज है बताइए? एक नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल प्रोटॉन है। इतना भी नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? ठीक है, अब हमने पूरे हाइड्रोजन एटम का द्रव्यमान नापा तो इतना मिल गया मुझे। अब इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन का मास भी शामिल है और इसमें एक पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के भीतर है उसका मास भी शामिल है। फिर हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी तौल के ले आए कहीं से हम अपनी टेक्निक लगा के। अब हमने क्या किया? हाइड्रोजन के उस पूरे मास में जिसमें पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल दोनों शामिल थे, उसमें हमने नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल का द्रव्यमान माइनस कर दिया। तो क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल का द्रव्यमान बचेगा और हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है उसका नाम क्या है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान नहीं आ जाएगा। तो इसमें से अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो ये प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना आपको मिलेगा। किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे इतना मास प्रोटॉन का मिला। सो प्लीज रिमेंबर दैट प्रोटॉन इज ओनली द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। प्रोटॉन कोई नई चीज थोड़ी थी। हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन को छिटक के बाहर कर दो, अब बाकी जो पार्ट बचेगा दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट इज नोन एज प्रोटॉन। उसी को हमने प्रोटॉन बोल दिया था। अब ये प्रोटॉन का भी मास हमने मेजर कर लिया। समझ आ रही है? तो ये दो मासेस आप जरूर याद कर लें, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। इनकी जरूरत हमको पड़ती रहेगी लगातार। ठीक है, इसके बाद अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करने लगे। जैसे हम देखते हैं कि नंबर इलेक्ट्रॉनों का संख्या होती है, किसी में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे देखे, जैसे ऑक्सीजन को हमने देखा तो ऑक्सीजन में हमने पाया कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन में ऐसे देखा गया, अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर उन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। अब एक बात तो लेकिन तय थी कि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हमको मिलेंगे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश ही प्रोटॉन के आवेश के बराबर है। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन हमको कहीं पर मिल रहे हैं तो 10 प्रोटॉन भी मिलेंगे, तभी ये क्या हो पाएगा? न्यूट्रल हो पाएगा। बात समझ में आई? तो हमने हर एक का क्या किया? हर एक को पकड़ पकड़ के उसके इलेक्ट्रॉन देखना शुरू किया। इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। जरूर इनके भीतर कितने प्रोटॉन होंगे? सिंपल सी चीज है। समझ में आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के ही बराबर होता है। तो न्यूट्रल हो ही तब सकता है जब जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने ही क्या हो? प्रोटॉन हो। तो हमने इनके लिए एक सिंबल बना दिया। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे किसी एटम में उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। सिंपल सी चीज है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि दोनों का चार्ज कैसा है? बराबर। दोनों का चार्ज बराबर होगा तभी तो परमाणु कैसा रह पाएगा। अब आप ही सोचो, एक का आवेश कम ज्यादा हो जाएगा, अगर कम ज्यादा हो जाएगा फिर बराबर नंबर रह के क्या परमाणु को उदासीन कर पाएंगे? वो नहीं हो सकता। तो प्रोटॉनों का नंबर पता लगाने का हमारा तरीका क्या था? प्रोटॉन्स कितने हैं किसी एटम के भीतर, किसी न्यूक्लियस के भीतर? हमारा तरीका यह था कि बस उसके आउट जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें बाहर वो काउंट कर लो आप। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे नाभिक के भीतर उतने ही क्या रहेंगे? प्रोटॉन्स रहेंगे। बड़ा सिंपल तरीका है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसके लिए हमने एक सिंबल बना दिया और वो सिंबल हमने बनाया Z। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, इन दोनों को, क्योंकि नंबर इनका बराबर होता है किसी एटम में, इन दोनों को हमने एक सिंगल सिंबल बनाया इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो सिंबल बनाया हमने Z। Z का एक नाम भी रखा गया। Z इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर।
इसका क्या बोला गया? परमाणु क्रमांक। देखिए कंफ्यूजन में मत आइएगा, इससे पहले हमने क्या नापा था? परमाणु द्रव्यमान। देख रहे हैं, ये परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे थे हम, और अब हम क्या बोल रहे हैं? परमाणु संख्या की बात कर रहे हैं। तो परमाणु द्रव्यमान में हम क्या लेते हैं? हम परमाणु का द्रव्यमान नापते हैं, और परमाणु संख्या हम किसको बोलते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, इसे हम परमाणु संख्या क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक बोला जाता है, एटॉमिक नंबर। अब हमको एक बात तो पता चल गई कि किसी एटम में, किसी एटम का अगर परमाणु क्रमांक Z है, इसका क्या मतलब? किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक Z है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? Z। उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? Z। हमने बोला किसी का परमाणु क्रमांक है 35, इसका क्या मतलब है? या 17 है किसी का परमाणु क्रमांक, इसका क्या मतलब है? कि वो जो भी एलिमेंट होगा उसमें प्रोटॉन कितने हैं? 17, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? समझ आ गई ये बात आपको? अब हमने बताया एक एटम, एक एलिमेंट है जिसका Z नंबर है 8, हम इसको Z नंबर भी बोल सकते हैं। हम नहीं परमाणु क्रमांक बोलेंगे, हम उसको क्या कह दिया करेंगे? Z नंबर। इस लैंग्वेज में भी हम उसको बात कर सकते हैं। तो हमने बोला ऑक्सीजन का Z नंबर है 8, ठीक है? क्या समझ पाए आप बताइए? इसका मतलब है ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स कितने हैं? 8। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कुछ बात समझ आ रही है आपको? नहीं समझ आ रहा है? तो ये चीज हो गई। अब फिर से सोचिए, एक एटम हमने लिया, उसका परमाणु क्रमांक Z है, तो परमाणु का कुल कितना ऋणावेश होगा? अगर Z परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? Z। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? E। तो Z इलेक्ट्रॉनों में कितना आवेश हो जाएगा? Ze। तो परमाणु का परमाणु क्रमांक अगर Z होगा तो उसमें कितना ऋणावेश होगा टोटल? -Ze के बराबर। परमाणु का परमाणु क्रमांक अगर Z है तो उसके नाभिक में धनावेश कितना होगा? +Ze के बराबर, क्योंकि एक प्रोटॉन के पास कितना धनावेश होता है? +E। और अगर Z परमाणु क्रमांक है तो उसमें Z प्रोटॉन इसका मतलब होंगे। अब एक प्रोटॉन के पास +E चार्ज, तो Z प्रोटॉनों के पास कितना चार्ज? +Ze। अब परमाणु का कुल ऋणावेश -Ze, परमाणु का कुल धनावेश +Ze। परमाणु का टोटल आवेश कितना? नेट आवेश कितना? 0। -Ze + Ze 0 हो गया। एंड दिस इज द रीजन कि एटम कैसा रहेगा? एटम उदासीन रहेगा, न्यूट्रल रहा करेगा वो। क्यों? क्योंकि उसके भीतर जितने धनावेश होता है उतना ही उसका ऋणावेश रहता है। ठीक है, अब हम ये भी देखना शुरू किया, जैसे इसमें और आगे जब चले तो हमने एक चीज इसमें और पाई। क्या? हाइड्रोजन में जैसे हमने देखा कि हाइड्रोजन के नाभिक के भीतर कितने पार्टिकल हैं? एक प्रोटॉन है ना। तो हमने क्या देखा कि एक प्रोटॉन है, उसका एटम का हमने मास लिया हाइड्रोजन का, और क्योंकि उसके नाभिक के भीतर एक ही वो था प्रोटॉन, एक ही पार्टिकल था, तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान मुझे मिला उसके एटम का, वो एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर मिलता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए मैं आपको बता दूं, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक के द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। देखो बड़ी सिंपल सी चीज है बेटा, परमाणु के भीतर दो चीजें हैं, नाभिक और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ। लेकिन अगर पूरे परमाणु के द्रव्यमान की मैं बात करूंगा ना, तो पूरे परमाणु का द्रव्यमान कहां डिपेंड करता है? नाभिक पर। क्यों? क्या उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नहीं लेंगे आप? हम ले भी लेंगे, लेकिन इनकी तुलना में इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान इतना कम है कि वो ना के बराबर ही आता है। और यही रीजन है कि बोल दिया जाता है कि परमाणु का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना लगभग नाभिक का द्रव्यमान होता है। इसलिए कहा जाता है कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक पर ही केंद्रित रहता है। इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चारों तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि उनकी तुलना में इसका द्रव्यमान लगभग ना के बराबर रहता है। ठीक है, तो हमने एक चीज ये देखी कि जैसे हमको एक बात पता चल गई, प्रोटॉन का हमने क्या निकाल लिया? मास भी निकाल लिया।
प्रोटॉन का हमने क्या निकाल लिया, मास भी निकाल लिया। अब हम क्या सोचने लगे कि नाभिक के भीतर प्रोटॉन हमको कहां पर मिलेंगे, नाभिक के भीतर। तो हमने हर एक का नाभिक तौल तौल के देखा कि हमने देखा कि रेडियो एक्टिव मटेरियल में से अल्फा पार्टिकल भी ऐसा छिटक के बाहर आता है। अल्फा पार्टिकल धनावेशित कण है, हीलियम का नाभिक है, उसके पास हमने देखा कि कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 2He4 उसका सिंबल है। तो हीलियम नाभिक के पास कितने प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं। देखो इस बात को भी सभी गौर से सुनिएगा, हीलियम नाभिक के पास यानी कि अल्फा पार्टिकल के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान ये हमने नाप के रखा है, तो 2 प्रोटॉनों का कितना होगा निकाल लेंगे, यहां से गुणा करा लेंगे। तो हमने क्या सोचा कि हीलियम का जो न्यूक्लियस है ना, हीलियम का न्यूक्लियस, इसका नाभिक कितना द्रव्यमान का होना चाहिए। आंसर है हीलियम न्यूक्लियस में क्योंकि 2 प्रोटॉन होते हैं तो उसका नाभिक का द्रव्यमान 2 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। लेकिन हमने जब तौल के देखा तो वो हमको 4 प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान उस पे मिला। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हुई। आप सुने नहीं हमारी बात सही से, सुन लिए, बताओ क्या बताया हमने। हीलियम जो होता है उसका सिंबल है 2He4, ठीक है ना। हीलियम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 2। तो अगर हम तो अभी तक तो यही जानते हैं ना कि हीलियम का नाभिक अगर देखेंगे तो उसमें क्या होगा। आंसर है उसमें 2 प्रोटॉन हमको मिलेंगे, समझ में आया। हमें 1 प्रोटॉन का मास मालूम था तो हमने तुरंत से उसमें 2 का गुणा करवाया और हमने बताया कि देखो हीलियम का नाभिक कितने यूनिट का होगा। फिर तौला गया उसको कि क्या वाकई में हीलियम का नाभिक कितने यूनिट का है। पर जब हमने उसको तौला तो हमने पाया कि हीलियम का न्यूक्लियस हमने जितना सोचा था कि 2 प्रोटॉन के बराबर मास होगा उसका, लेकिन 2 प्रोटॉन के बराबर उसका मास नहीं मिला, बल्कि उसका मास करीब करीब 4 प्रोटॉन के बराबर मिला। ये फिर से नई प्रॉब्लम खड़ी हुई हमारे सामने कि अभी तक तो हम जो सोच रहे थे वो तो हमारी कहानी फेल हो रही है लगातार। ऑक्सीजन में देखा जाकर हमने तो ऑक्सीजन में भी यही चीज, दूसरे जो एलिमेंट्स हमने देखे, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया है कि हमने देखा कि जितने प्रोटॉन, क्योंकि हम तो बस यही सोचते थे ना, हमें तो कुछ पता नहीं था, तो हम लोग तो यही सोचते थे कि नाभिक के भीतर कौन है, प्रोटॉन है। तो अगर किसी नाभिक में 2 प्रोटॉन है तो उस नाभिक का द्रव्यमान 2 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर आना चाहिए। लेकिन जब तौलते थे जाके तो वो 4 प्रोटॉन के बराबर मिल जाता था हमको। अब ये क्यों होने लगा, इसका मतलब है कि नाभिक का जो द्रव्यमान था वो उसके Z नंबर से मैच करना बंद कर दिया उसने। जो हम सोचते थे वो हमारी कहानी बिगड़ गई। तो परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है, द्रव्यमान की मैं बात कर रहा हूं, वो परमाणु क्रमांक Z से सहमत नहीं रहता है। हम सोचते हैं कि द्रव्यमान 2 के बराबर होना चाहिए, 2 प्रोटॉन्स के बराबर, पर द्रव्यमान तौलने पर निकलता है 4 प्रोटॉन के बराबर। तो हमारे Z से वो एग्री नहीं करता है, Z से मैच नहीं करता है। और यही रीजन था कि फिर हम और सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार। तो आप जानते हैं नाभिक को जब लिया गया हीलियम का, उसमें हमने देखा कि प्रोटॉन 2 हैं पर द्रव्यमान 4 प्रोटॉन के बराबर आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम आई उसको दूर करने के लिए उस पर और एक्सपेरिमेंट हुए और वर्क हुआ, और फाइनली एक साइंटिस्ट थे चैडविक, उन्होंने बताया कि आप लोग कुछ गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हैं आप लोग? गलती आप ये कर रहे हो कि न्यूक्लियस के भीतर आप क्या सोचते हो कि कितने प्रोटॉन है हीलियम में? 2, और आप 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान गुणा करा लेते हो और उसी से मैच कराने बैठ जाते हो इस पर। लेकिन ये आपका तरीका गलत है। तो बोला गया क्यों भाई ऐसा तरीका गलत है? तो उन्होंने बोला तरीका इसलिए गलत है क्योंकि जो आप नाभिक ले रहे हो ना हीलियम का, इस नाभिक के भीतर केवल 2 प्रोटॉन नहीं है बल्कि 2 पार्टिकल और हैं। और वो पार्टिकल ऐसे जादू वाले पार्टिकल हैं कि उन पार्टिकल के पास द्रव्यमान है पर आवेश नहीं है। इसलिए चार्ज तो तुम्हें मैच कर जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन तुम्हें बाहर मिले 2e, उतना ही चार्ज तो भीतर 2e के बराबर तुम्हें मिल गया, पर मास मैच नहीं करता आपका। तो उस वक्त फिर एक नए पार्टिकल की खोज हुई और उस पार्टिकल का नाम रखा गया न्यूट्रॉन। तो ये एक पार्टिकल आया।
तो एक और नए कण के अस्तित्व को माना गया उस समय कि जरूर इसमें एक और पार्टिकल, एक और तरीके का पार्टिकल है, नहीं तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। अब क्या मान लिया गया, ध्यान से सुनिए, कि किसी भी एटम में बीच में कौन होता है, न्यूक्लियस। अगर उसके चारों तरफ दो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन तो दो ही होंगे, लेकिन कुछ और तरीके के पार्टिकल भी भरे हैं। तो वो पार्टिकल की गुण क्या है, उन पार्टिकल्स के पास क्या नहीं है और क्या है, वो जो और तरीके के पार्टिकल हैं उनके पास क्या नहीं है, आवेश नहीं है, पर उनके पास क्या है। तभी जब हम आवेश देखते हैं तो आवेश बिल्कुल बराबर मैच करता है, -2e + 2e, ठीक है। जब द्रव्यमान नापने जाते हैं तो इसका द्रव्यमान 4 प्रोटॉन के बराबर आता है, 2 प्रोटॉन के बराबर मिलता ही नहीं है। यही गलती हो रही है आपसे, माना गया तथा इसकी खोज हुई, जिसे क्या कहा गया, न्यूट्रॉन कहा गया। इसका द्रव्यमान करीब करीब प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही बराबर मिला हमको, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, लेकिन लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही मिला। और यही रीजन अब आपको समझ में आ गया कि नाभिक के भीतर क्या थे, 2 प्रोटॉन तो थे ही, न्यूट्रल जो करना था एटम को, और उसके साथ 2 न्यूट्रॉन भी बैठे थे। तो अब और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान भी क्या था, प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर, तो यह सब मिला के लगभग 4 प्रोटॉन के बराबर मास आ जाता था। यही चीज हमको परेशान करती थी। और आवेश कैसा होता है, उसका 0 होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान नापा गया 1.00866 यूनिट, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना आया था, 1.00727 यूनिट। तो करीब करीब आप देखें, ये 1.00727 यूनिट है और वो 1.00866 यूनिट के बराबर है। हालांकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा वजनदार होता है, देखो थोड़ा ज्यादा वजन इसका होगा न्यूट्रॉन का, लेकिन अगर कंपेयर करोगे तो दोनों के द्रव्यमान करीब करीब आपको बराबर मिल रहे हैं। तो न्यूट्रॉन का एग्जिस्टेंस भी हमको पता चला उस वक्त, कब, जब हम उसका द्रव्यमान तौलने गए, क्योंकि हम तो जो सोचते थे वो हमको मिला नहीं द्रव्यमान के मामले में। इसलिए अब आवश्यकता पड़ी कि कुछ और यहां पर डिस्कवरीज होनी चाहिए, और हुई। आप देखते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हमें आवश्यकता पड़ी, प्रॉब्लम आई, तो हमने आविष्कार कर लिया इसका। अब न्यूट्रॉन के बारे में और भी चीजें देखिए। जो मुक्त न्यूट्रॉन होता है वो अनस्टेबल होता है। मुक्त न्यूट्रॉन, आप चाहें कि न्यूक्लियस के भीतर, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके, हम प्रोटॉन पढ़ चुके, नाउ आई वांट टू स्टडी अबाउट द न्यूट्रॉन। तो हम चाहते हैं कि न्यूट्रॉन को हम नाभिक में जाएं और नाभिक से पकड़ के बाहर लाएं और उसको ऐसा सामने रख के बढ़िया उसकी पढ़ाई करें। लेकिन हम जैसे ही न्यूट्रॉन को बाहर निकालते हैं ना, तो वो अनस्टेबल है, वो तुरंत से टूट जाता है, वो स्टेबल नहीं है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो न्यूट्रॉन को जैसे ही कहीं से बाहर छिटक के आता है, वो 2 पार्टिकल में टूट जाता है। कौन कौन सा पार्टिकल बनता है, एक बनता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा बनता है प्रोटॉन उससे। और अब देखो चार्ज का कंजर्वेशन लॉ यहां भी काम कर रहा है। न्यूट्रॉन के पास नेट चार्ज कितना होता है, 0। न्यूट्रॉन टूट कर क्या बना, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, दोनों का नेट चार्ज अभी भी कितना है, 0। तो चार्ज का कंजर्वेशन लॉ फॉलो अभी भी हो रहा है। तो न्यूट्रॉन, जो मुक्त न्यूट्रॉन होता है, फ्री न्यूट्रॉन, दिस इज नॉट स्टेबल, ये अनस्टेबल होता है। न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है। न्यूट्रॉन का वैसे अगर देखा जाए तो औसत जीवन काल 1000 सेकेंड का होता है। कहीं पर भी जिएगा तो 1000 सेकेंड तक ही जी सकता है वो, ये उसका एवरेज लाइफ है। और नाभिक के भीतर स्थायी होता है, मतलब नाभिक के भीतर वो रुक सकता है, रह सकता है। 1000 सेकेंड तक नाभिक में मिलेगा, लेकिन ऐसा बाहर निकालोगे तो तुरंत छिटक के टूट जाएगा। ये चीज उसमें होती है। नहीं समझ में आ रही बात आपको? तो न्यूट्रॉन कैसा होगा, मुक्त न्यूट्रॉन अनस्टेबल है। न्यूक्लियस के भीतर अगर है तो स्टेबल है। कितनी देर तक, वहां भी इसकी लाइफ है 1000 सेकेंड तक। हाँ, 1000 सेकेंड के बाद भी सही, लेकिन टूटता वहां पर भी है। और वहां पर भी क्या करता रहता है ना, जैसे ही नाभिक टूटेगा, नाभिक टूटा, एक इलेक्ट्रॉन बना और एक क्या बना, प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन वहां मौजूद दूसरे प्रोटॉन से मिलकर फिर न्यूट्रॉन बना दिया इसने। फिर न्यूट्रॉन टूटा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन बना, ये इलेक्ट्रॉन जो बना ये दूसरे प्रोटॉन से मिलकर इसने फिर न्यूट्रॉन बना दिया। तो ये प्रक्रिया लगातार वहां चलती रहती है। न्यूट्रॉन्स टूटते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलते भी रहते हैं
और ये सब एक्शन वहां पर नाभिक के भीतर लगातार चलता रहता है कॉन्टिन्यूअसली। और इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आगे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर एक चीज की और है कि ये जो प्रोटॉन है जो कि न्यूक्लियस के भीतर है, सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये सब एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करते क्या? क्यों? आखिरकार ये एक इतनी सी जगह पर 10⁻⁻14 मीटर की कोटि वाली जगह पर, जो कि बहुत छोटी जगह है और उसके भीतर इतने सारे प्रोटॉन बने रहते हैं, वो न्यूक्लियर फोर्सेस में आप लोगों को स्टडी करने का मौका मिलेगा। न्यूट्रॉन जब टूटता है तो कौन कौन से पार्टिकल बनते हैं? प्रोटॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है, और उसके मैग्नेटिक मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए एक और पार्टिकल बनना पड़ता है, और उस पार्टिकल का नाम होता है एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। ये आप आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सा पार्टिकल निकलेगा किस पे, पर इस पार्टिकल को भी उसके साथ बनना पड़ता है, बिना इसके न्यूट्रॉन का टूटना संभव नहीं है। ठीक है, अब इतनी सारी जो स्टडी की हमने, उसमें से हमने इन सब का एक समरी निकाली, एक इसका सारांश निकाला, उसको समराइज करके लिखा हमने। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये चीज भी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। Z के बारे में आप पढ़ चुके हो, क्या कहते हैं इसको? आंसर है, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। और Z किसके बराबर होता है? क्या होता है ये Z? आंसर है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये Z रिप्रेजेंट करेगा। तो Z किसको प्रदर्शित करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसी का नाम क्या है? एटॉमिक नंबर। N हमने एक सिंबल बनाया, N जो सिंबल बनाया ये हमने बनाया न्यूट्रॉन्स के लिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जितने न्यूट्रॉन हुआ करेंगे उनको हम, 10 न्यूट्रॉन है, 20 न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, उनको हम किससे प्रदर्शित किया करेंगे? N से रिप्रेजेंट किया करेंगे। ठीक है, और एक नया सिंबल बन के सामने आया A। हमने एक इसके लिए बनाया, A हमने सिंबल बनाया कि प्रोटॉनों का नंबर। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के भीतर अब कितने तरह के पार्टिकल हमको पता चल गए? 2 तरह के। प्रोटॉन तो पहले से ही थे, और उसके भीतर अभी अभी हमको पता चला कि क्या होते हैं? न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो हमने बोला जब ये दोनों ही पार्टिकल नाभिक के भीतर हैं, तो इन दोनों को गिन लो, मिला के गिन लो, जितने प्रोटॉन हो और जितने न्यूट्रॉन हो सबको मिला के गिन लो कितने हुए। इनका सिंबल बना दो A। तो ये हमने एक A सिंबल बना दिया। इसमें हम क्या लिखा करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ में आया? तो अगर हीलियम नाभिक के भीतर 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, तो A की वैल्यू कितनी होगी? 4। प्रोटॉन भी गिनेंगे उसी में, न्यूट्रॉन भी उसी में, साथ में जोड़ देंगे, नंबर उनका जोड़ देंगे। तो समझ में आ गया। और इस A का भी एक नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? A हमने बोला A क्या है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये A का फॉर्मूला बना कि जितने प्रोटॉन होंगे वो, जितने न्यूट्रॉन होंगे, दोनों की संख्याओं का जोड़ A कहा जाया करेगा। A का हमने नाम रखा एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, परमाणु द्रव्यमान संख्या। देखो बहुत सारी चीजें आ रही हैं एक जैसी। एक आया था सबसे पहले एटॉमिक मास, दूसरा आया एटॉमिक नंबर, तीसरा आ गया एटॉमिक मास नंबर। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। सबसे पहले क्या आया था? एटॉमिक मास। वो क्या होता था? किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान। दूसरा आया एटॉमिक नंबर। ये क्या होता था? प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तीसरा क्या आ गया अब हमारे पास? एटॉमिक मास नंबर आ गया। ये क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। समझ आ रहा है? इसका सिंबल क्या बना? A बन गया, परमाणु द्रव्यमान संख्या। अब ध्यान से देखिए, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है 2 नामों में, एक एटॉमिक मास और दूसरा एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर तो खैर अलग हो जाता है इसे, पर एटॉमिक मास और एटॉमिक मास जो यहां मेजर कर रहे थे, और एटॉमिक मास नंबर जिसको हमने A बोला है, इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। उसके लिए मैंने लिखा है परमाणु द्रव्यमान संख्या, यानी कि A। क्या बोलेंगे इसको? एटॉमिक मास नंबर। एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों? ये एक नंबर है तो हम गिनेंगे, इसमें 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, 50 है,
तो नंबर होगा ना, जैसे आपका ही नंबर गिना जाए तो ऐसा तो नहीं आएगा ना कि बच्चों का नंबर हमने गिना तो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं 98 पॉइंट इतने बच्चे बैठे हैं, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। कुछ बच्चे होंगे जितने होंगे 70 होंगे, 80 होंगे, 90 होंगे, यही गिन पाएंगे हम लोग। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को? इस तरीके से तो जो एटॉमिक मास नंबर होता है ये एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन जबकि परमाणु द्रव्यमान जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है, ये एक भिन्न संख्या होती है। वहीं पर बता रहे थे ये तो बात हम आपको, देख रहे हैं हम। तो ए एक कंप्लीट नंबर होता है बिकॉज दिस इज अ नंबर, बट एटॉमिक मास इज अ फ्रैक्शन, ये एक भिन्न रहती है। अब इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए सारी चीजों को इजी बनाना चाहते थे हम, तो इजी बनाने के लिए हमें सब चीज याद रह जाए, इसके लिए हमने एक बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा सारे लोगों ने मिल करके। क्या तरीका ढूंढा गया? उसका तरीका ढूंढा गया जैसे कोई भी एलिमेंट है, कोई भी आइटम है, उसकी सारी चीजें हम जैसे ही देखें पता लग जाए, तो उसके लिए हमने एक सिंबल बनाया बढ़िया। क्या सिंबल बनाया? जैसे हमने यहां पर ले लिया गोल्ड का, AU गोल्ड का सिंबल होता है, और इसको कहते थे गोल्ड को, इसलिए उसका सिंबल बनाया गया था AU औरस। तो हमने देखा कि उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 79 परमाणु क्रमांक मतलब Z नंबर उसका। तो सब लोगों ने मिलकर बोला कि किसी भी तत्व का जो Z नंबर होगा उसे आप कहां लिखा करिएगा? नीचे साइड यहां लिख दो। तो सबने मिलकर सोच लिया कि ठीक है, आज के बाद सभी लोग जो Z नंबर होगा उसे इस सिंबल के लेफ्ट साइड में यहां नीचे साइड लिख दिया करेंगे। तो ये क्या चीज यहां लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा एटॉमिक नंबर, जिसे किससे प्रदर्शित करते हो? Z से। और यहां ऊपर हम क्या लिखेंगे? तो यहां ऊपर हम लिखेंगे एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। तो फिर एटॉमिक मास कहां लिखोगे? आंसर एटॉमिक मास हम इसमें नहीं लिखेंगे, जरूरत नहीं है हमको। समझ रहे हैं? तो इसमें दो चीजें लिखी, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर यानी कि ये क्या होता है? ए होता है। तो ये क्या चीज लिखी है? ये उसका प्रतीक है, जो भी एटम है उसका ये सिंबल है, उसका ये प्रतीक है। तो जो भी प्रतीक होगा उसको यहां बीच में, उसका जो परमाणु क्रमांक होगा यहां नीचे, उसका जो एटॉमिक मास नंबर होगा यहां ऊपर लिख दिया करेंगे। अब जैसे ही हम इसको दिखाते हैं आप मुझे सब बातें बता सकते हैं। आप इसको देख करके अगर कोई भी आपसे पूछता है कि इसको देख के बताइए इस गोल्ड में कितने प्रोटॉन होंगे, बता सकते हैं आप मुझे? प्रोटॉन किसको कहते हैं? Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों Z होते हैं। तो कितने प्रोटॉन है इस औरस में? 79। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 79। तभी तो न्यूट्रल है। तो हमने बोला न्यूट्रॉन नहीं लिखा कहीं तुमने, तो न्यूट्रॉन लिखने की हमको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा कि ये जो एटॉमिक मास नंबर है इसमें दो चीजें शामिल हैं। कौन कौन शामिल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप एक काम करिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जब इसमें ये माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच जाएगा। तो अगर आपको न्यूट्रॉन चाहिए तो इसमें इसको माइनस कर लो तो न्यूट्रॉन आपको मिल जाएगा। तो न्यूट्रॉन को अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने ये सिंबल बना लिया उसका, इस तरह से हम उसकी स्टडी करना शुरू कर दिया। और एक चीज, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, क्योंकि ये दोनों ही पार्टिकल कहां पर होते हैं? दोनों ही पार्टिकल नाभिक के भीतर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। इसलिए हमने इसका एक कंबाइंड करके एक नाम रख दिया, न्यूक्लियॉन्स बोलने लगे इसको। तो हम बोलेंगे इसमें कितने न्यूक्लियॉन हैं, आप क्या बताएंगे? आप काउंट करके बताएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के टोटल बता देंगे हमको। 179 न्यूक्लियॉन्स हैं इस पे। क्यों 179 में? इसलिए तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब शामिल हैं। तो न्यूक्लियॉनों की संख्या किसको कही जाएगी? नाभिक के भीतर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है टोटल मिला के उसको हम क्या बोला करेंगे? न्यूक्लियॉन्स बोला करेंगे। तो 2He4 कितने न्यूक्लियॉन्स हैं बताइए? ये सिंबल जल्दी से बताते जाइए मुझे। प्रोटॉन बताइए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 4, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
इसमें माइनस करो इसको, न्यूट्रॉनों का नंबर मिल जाएगा कितना 2, सब कुछ आ जाएगा। इस तरीके से हमने ये सिंबल बना लिया। तो ये हमारी जो स्टार्टिंग है इसकी, न्यूक्लियस जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये आज हमने जो पढ़ा है ये न्यूक्लियस का केवल इंट्रोडक्शन किया हुआ। इससे जुड़ी हुई जो और बढ़िया चीजें हैं और अच्छी इंटरेस्टिंग बातें हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन आप अगली क्लास पे करेंगे। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।